दोस्तों अचानक से नेपाल में क्या हुआ कि भीड़ सड़कों पर उतर गई और सिर्फ आगजनी तोड़फोड़ ही नहीं की, वहां की संसद में भी आग लगा दी। दोस्तों वीडियो दिखाती है कि भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने कैबिनेट मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भीड़ ने मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोस्तों सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पर बैन लगा दिया। सरकार ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया, लेकिन जनरेशन जेड और युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने जैसा ही देखा। दोस्तों ये सिर्फ एक बैन नहीं था, ये पहले से मौजूद गुस्से को भड़काने के लिए एक चिंगारी था। दोस्तों 3 प्रमुख कारण जिसकी वजह से जेन जी और तमाम नेपाल में इतनी आगजनी और इतने आंदोलन हुए। दोस्तों पहला कारण भ्रष्टाचार, दूसरा कारण बेरोजगारी और तीसरा कारण #नेपोकिड्स। जी हाँ दोस्तों, ये 3 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से नेपाल में इतनी आगजनी और इतनी आक्रामकता हम लोगों को देखने को मिली। दोस्तों भ्रष्टाचार शुरू से ही नेपाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही में नेपाल में कुछ बड़े घोटाले सामने आए हैं, जैसे भूटानी रिफ्यूजी आईडी घोटाला, नेपाली एयरलाइन में विमानों की खरीद फरोख्त में कमीशन स्कैम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों की सूची में से नेपाल 107वें नंबर पर रहा। दोस्तों दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। दोस्तों बेरोजगारी में भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो युवा बेरोजगारी की दर नेपाल में 20 से 22% आंकी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यह डेटा 2024 का है। तो तीसरा प्रमुख कारण #नेपोकिड। जी हाँ, तीसरा बड़ा कारण दोस्तों रहा नेपोकिड। दोस्तों नेपोकिड मतलब राजनेताओं और बड़े अफसरों के वो बच्चे जिनमें काबिलियत तो नहीं थी, लेकिन उन्हें बड़े पदों पर बैठा दिया गया। दोस्तों आम लोगों के मन में यह विचार आया कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने योग्य हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस पद तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों #नेपोकिड ने भी नेपाल में क्रांति ला दी। दोस्तों लंबे समय से नेपाल की राजनीति कुछ बड़े राजघरानों, कुछ बड़े राजनेताओं और वंशवादी लोगों के हाथ में रही है। यही भाई भतीजावाद नेपोटिज्म युवाओं में गुस्से का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना है। दोस्तों प्रोटेस्ट या सरकार का विरोध किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक आम बात होती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये सरकार गिर गई। जेन जी या नेपाल के युवाओं ने इतना विरोध कैसे कर दिया कि सरकार के सभी बड़े मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों इस जेन जी प्रोटेस्ट को जो व्यक्ति जो इसका नेतृत्व कर रहा था, हमें उसके बारे में जानना होगा। दोस्तों 2015 से पहले सुदन गुरुङ इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे, लेकिन 2015 में नेपाल में आए भूकंप की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में खुद को समर्पित किया। दोस्तों हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई। दोस्तों हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के विरुद्ध गुरुङ ने जेन जी का नेतृत्व किया। दोस्तों उनकी एक आवाज पर हजारों युवा आंदोलन में शामिल हुए। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों अब हमें ये जानना चाहिए कि इसका असर भारत और चीन पर क्या क्या पड़ेगा। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। एक स्थिर नेपाल भारत के पक्ष में होगा। दोस्तों अगर नेपाल में हालात नहीं सुधरते हैं तो भारत को गैर कानूनी पलायन, तस्करी और बॉर्डर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो केपी शर्मा ओली सभी जानते हैं कि ये चीन के करीबी माने जाते हैं। दोस्तों केपी शर्मा ओली के जाने से नेपाल में जो पॉलिटिकल वॉइड बना है, भारत चाहेगा उसमें कोई ऐसा राजनीतिक दल आए जिसका झुकाव भारत की ओर हो, जो भारत के हितों का भी ध्यान रखे।